हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज एमएलटी एजुकेशन सक्सेस पॉइंट। और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस अपलोड की हैं, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियोस वॉच नहीं की हैं, कृपया चैनल पर जाएं और वीडियो को वॉच करें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गैमीटोजेनेसिस के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जो कि मेल में होता है स्पर्म एंड फीमेल में होता है ओवा। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में और देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और कैसे oogenesis की प्रोसेस होती है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गैमीटोजेनेसिस क्या होता है। गैमीटोजेनेसिस जो होती है वो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, मतलब गैमीटोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स का। गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स जैसे कि मेल में होता है स्पर्म एंड फीमेल में होता है ओवा। तो ये होते हैं गैमीट्स जो कि फ्यूजन होकर या फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और यही जाइगोट जो होता है वो बाद में जाके एक ह्यूमन या बेबी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को, जिसमें मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, उसे कहा जाता है गैमीटोजेनेसिस। और यह गैमीटोजेनेसिस 2 टाइप्स का होता है ह्यूमंस में। फर्स्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकेंड होता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कहाँ होता है, मेल में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, मेल में, एंड oogenesis कहाँ होगा, फीमेल में। तो अब हम देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है और oogenesis क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो वर्ड है 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट जो है स्पर्मेटो एंड जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन, मतलब ऐसी प्रोसेस जहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये कहाँ पे होगा, मेल रिप्रोडक्शन में। एंड सेकेंड प्रोसेस होती है oogenesis। oogenesis क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ओवा या एग भी हम बोल सकते हैं, एग का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है oogenesis। और यह प्रोसेस किसके अंदर होती है, फीमेल के अंदर। अब स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis को समझने से पहले हमें ये प्रोसेस समझनी होगी कि जब सेल का डिवीज़न होता है, और कैसी सेल्स, जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जब उनका डिवीज़न होता है तो वह 2 प्रोसेस के थ्रू होता है। फर्स्ट प्रोसेस होती है माइटोसिस एंड सेकेंड प्रोसेस होती है मियोसिस। अब ये माइटोसिस एंड मियोसिस में कुछ डिफरेंस होते हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या डिफरेंस होते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, इक्वेशन डिवीज़न। इक्वेशनल डिवीज़न मतलब होता है कि जब भी एक मदर सेल डिवाइड होगी तो वह 2 इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर में क्या होगी, डिवाइड होगी। मतलब कि जिसमें क्रोमोसोम नंबर का इक्वेशनल डिवीज़न होता है वह कहलाता है माइटोसिस। कैसे, जैसे जो मेल में गैमीट होता है उसमें 2n क्रोमोसोम मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो जब वह डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होने के बाद जो डॉटर सेल बनती है वह भी कितने क्रोमोसोम की बनेगी, 46 क्रोमोसोम की। कितने क्रोमोसोम नंबर की बनेगी, 46 क्रोमोसोम, जिसमें क्या होते हैं 22 ऑटोसोमल होते हैं एंड 1 पेयर कैसा होता है, सेक्स क्रोमोसोम। 1 पेयर कैसा होगा, सेक्स क्रोमोसोम, और टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम नंबर। तो जब माइटोसिस डिवीज़न होगा तो जो डॉटर सेल बनेगी उसमें जो डिवीज़न होगा उसमें 22n नंबर ही आएंगे। बट जब मियोसिस के केसेस में क्या होता है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 टाइप का डिवीज़न होगा, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट जो होती है वह कैसी होती है, उसमें क्या हो, कैसा डिवीज़न होगा, रिडक्शनल डिवीज़न। रिडक्शनल डिवीज़न मीन्स उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो क्या होंगे, रिड्यूस्ड होंगे, मतलब हाफ हो जाएंगे। कैसे, जब एक मदर सेल होगी जो कि जिसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 46, जब वो फर्स्ट मियोसिस डिवीज़न करती है तो उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, मतलब हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम यहाँ पे होंगे। तो इसे कहा जाता है मियोसिस फर्स्ट। और इसके बाद जब मियोसिस सेकेंड डिवीज़न होता है तो वहाँ पे जो
मदर सेल से डॉटर सेल बनती है तो वहाँ पर डिवीजन कैसा होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा। मतलब बराबर नंबर में क्रोमोसोम क्या होंगे, डिवाइड होंगे। मतलब यहाँ पे जब डिवाइड होकर 46 से 23 क्रोमोसोम बने थे मियोसिस फर्स्ट के द्वारा, तो जब ये 23 क्रोमोसोम अब डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर में डिवाइड होंगे, 23 एंड 23 क्रोमोसोम नंबर में ही डिवाइड होंगे। तो यही होता है माइटोसिस एंड मियोसिस। शॉर्ट में हम देखते हैं माइटोसिस में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है जिसमें 46 क्रोमोसोम से 46 क्रोमोसोम ही डॉटर सेल में कैरी होते हैं। और मियोसिस में जो होता है वो दो तरह से होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में जो होता है उसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, मतलब क्रोमोसोम नंबर कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। बट जब मियोसिस सेकंड होता है तो यहाँ पे कैसा होगा, इक्वेशनल डिवीजन। तो आई होप आपका ये टर्म क्लियर हुआ होगा। जब आपका ये टर्म क्लियर होगा तभी हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि अब स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, उसका डिवीजन कैसे होता है और oogenesis का डिवीजन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की डिफिनीशन क्या होगी। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का। मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया या फिर मेल जर्म सेल। मतलब जो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनता है उसकी जो स्टेम सेल होती है या फिर बोल सकते हैं जर्म सेल होती है वो क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिया, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, जर्म सेल। मतलब जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, स्पर्मेटोगोनिया से। तो ये प्रोसेस कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट प्रोसेस होती है स्पर्मियोजेनेसिस। आप यहाँ पे दो टर्म देखेंगे, एक स्पर्मियोजेनेसिस है और एक स्पर्मिनेशन है। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। ये जब हम आगे देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, स्पर्मेटिड से, जो कि स्पर्मेटोगोनिया का ही मैच्योर फॉर्म होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, स्पर्मेटोगोनिया से। अब स्पर्मिएशन क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन भी जो है एक प्रोसेस होती है जिसमें रिलीज ऑफ स्पर्म इन द ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। जिसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या है, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्कस किया था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ऐसे जो साइड में स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये क्या होते हैं, मेल जर्म सेल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। यही स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो और यहीं पे एक होती हैं सर्टोली सेल, जिनको और क्या कहा जाता है, नर्स सेल कहा जाता है, जो क्या करती हैं, स्पर्म को न्यूट्रिएशन प्रोवाइड करती हैं। तो क्या होता है, जब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म फॉर्मेशन होता है तो उसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ओवरऑल जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है यही क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और स्पर्म ऐसे ल्यूमन मतलब नैरो या सेंट्रल एरिया में क्या हो जाता है, स्पर्म रिलीज हो जाता है। तो स्पर्म के रिलीज होने की प्रोसेस कहाँ पे, ल्यूमन एरिया में, यही क्या कहलाती है, स्पर्मिएशन कहलाती है। आई होप ये थ्री जो भी डिफिनीशन है ये आपकी क्लियर हुई होगी। अगर नहीं भी हुई होगी तो आगे जब हम डायग्रामेटिकल व्यू से समझेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है तो आपकी ये सारी डिफिनीशंस क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो आप पेशेंस के साथ हमारे इस सेशन में बने रहिए। मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये लेक्चर लेने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो प्राइमरी सेल आती है या फिर हम बोल सकते हैं स्टेम सेल, जहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिया। और ये कैसी होती है, 2n नंबर, मतलब कितने, 46 क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो जब स्पर्मेटोगोनिया का माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस मतलब हमने क्या समझा था, इक्वेशनल डिवीजन। मतलब जब यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन मतलब 46 नंबर का जब डिवीजन होगा तो वो कितने नंबर बनाएंगे, 46 ही बनाएंगे। तो उसे क्या कहा जाता है, इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि माइटोसिस के थ्रू क्या किसका फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का, जिसमें कितने नंबर होंगे, 2n नंबर होंगे, मतलब 46 क्रोमोसोम यहाँ पे
प्रेजेंट रहेंगी। इसके बाद जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसके बाद यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट कैसी प्रोसेस थी, रिडक्शनल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, रिड्यूस्ड होंगे। दैट मीन्स कि जब यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा तो यहाँ पर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। मतलब 23 पेयर्स में क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, यहाँ प्रेजेंट होंगे। इसके बाद जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का सेकेंड मियोसिस डिवीजन होगा तो वहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस सेकेंड में फिर से इक्वेशनल डिवीजन होगा और यहाँ पर 23 से 23 नंबर में ही क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स बनेंगे। और यहाँ पे कितने नंबर में क्रोमोसोम होंगे, 23 पेयर्स। और यही इसी स्पर्मेटिड से फिर क्या होगा, मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और इस प्रोसेस को यहाँ पे कम्प्लीटली बोला जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। बट जब स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहा जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्पर्मेटिड कहाँ से बना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब डिवीजन होता है मियोसिस सेकेंड डिवीजन तब क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। और इस स्पर्मेटिड्स बनने के बाद जब मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो चलिए हम देखते हैं डायग्रामेटिकल व्यू से कि किस प्रकार से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो हम देखते हैं डायग्रामेटिकल व्यू जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस की चार्ट दिखाई जाएगी। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, जो प्राइमरी सेल होती है या फिर हम बोल सकते हैं स्टेम सेल होती है जिसका नाम क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें क्या होता है 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं एंड 1 पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम, जो कि एक्स और वाई होता है। तो जब स्पर्मेटोगोनिया का माइटोसिस डिवीजन होता है तो यहाँ पे कैसा डिवीजन होगा, इक्वेशनल, मतलब 2n नंबर से क्या बनेंगे, 2n नंबर में क्रोमोसोम बनेंगी। और जब यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होता है तो कौन सी सेल का फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिसमें 44 प्लस XY सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है। और मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कैसा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन, मतलब जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, रिड्यूस्ड हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जो 46 क्रोमोसोम थे वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। मतलब 23 एंड 23 पेयर्स में क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड होंगे, जिसमें ये 22 या एक्स हो सकता है या फिर 22 प्लस वाई हो सकता है। और नंबर क्या हो जाएंगे, सिंगल एंड रहेंगी। और जो इस टाइप की सेल बनेगी मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के बाद उसे क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा और मियोसिस सेकेंड डिवीजन क्या होता है, ये इक्वेशनल डिवीजन, या हम कह सकते हैं यह माइटोसिस डिवीजन की तरह ही होता है, जिसमें इक्वल नंबर में क्रोमोसोम्स क्या होंगे, डिवाइड होते हैं। तो मियोसिस सेकेंड डिवीजन होने के बाद यहाँ पर 2 डॉटर सेल से कितने स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा, 4 स्पर्मेटिड्स का, जिसमें 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई या फिर 22 प्लस वाई क्रोमोसोम हो सकते हैं। और यहाँ पे एन मतलब सिंगल एन डिवीजन होंगे। और जो ये 4 नंबर में सेल बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्मेटिड। और जब इस स्पर्मेटिड से मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्या कह सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ भी कह सकते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो आई होप अब हम देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन कौन से हार्मोन्स ज़रूरी होते हैं या फिर कौन से हार्मोन्स होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। अरे यार तुम अब हम देखेंगे हार्मोन रेगुलेशन इन मेल्स ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर कौन से हार्मोन्स ज़रूरी होते हैं और जो हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं वह रिलीज कहाँ से होते हैं। तो कहाँ से रिलीज होते हैं, मास्टर ग्लैंड, जिसे किसे कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, जो क्या करता है,
एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, उसे स्टिमुलेट करेगा और रिलीज करेगा क्या, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड दूसरा कौन सा गोनाडोट्रोपिक हार्मोन होता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों ही हार्मोन मेल में भी फंक्शन करते हैं, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, और फीमेल में oogenesis के लिए फंक्शन करते हैं। मतलब जो FSH और LH होते हैं यह मेल और फीमेल दोनों के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो FSH हार्मोन होता है वह मेल में किस तरह से रेगुलेशन करता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है वह सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है। किस लिए स्टिमुलेट करता है, फॉर द स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, मतलब स्पर्म को मैच्योर करवाने में जो हेल्प करता है वह कौन सा हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और लेडिंग हार्मोन क्या करता है, सॉरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या रोल प्ले करता है, यह लेडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है फॉर द रिलीज ऑफ एंड्रोजन या सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजेंस, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से FSH एंड LH हार्मोन रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। एक शॉर्ट चार्ट जिसमें हमने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में डिफरेंस होता है, तो हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया से किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटिड का मैच्योरेशन होता है और फॉर्मेशन होता है किसका, स्पर्म का, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें कौन सा हार्मोन फंक्शन मतलब कि रोल प्ले करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस में। मतलब जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन आता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जब स्पर्मेटोगोनिया से ओवरऑल स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन आता है, LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो आई होप आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हुए होंगे और मैं आशा करती हूँ कि जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है अब शायद आपको ये प्रोसेस कभी भी ना भूले और आपको हमेशा याद रहे। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। जब स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो जो स्पर्म होता है उसकी जो लेंथ होती है ओवरऑल कितनी होती है, 60 माइक्रोमीटर, 60 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। इसके बाद स्पर्म को मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, या फिर हम अगर नेक वाले एरिया को डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, 4 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट होता है हेड, सेकेंड पार्ट होता है नेक, थर्ड पार्ट होता है मिडिल पीस या हम इसको बॉडी भी कह सकते हैं, एंड लास्ट पार्ट होता है टेल जो इसकी मोटेलिटी प्रोवाइड करता है। तो जो हेड वाला एरिया होता है वो होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। और हेड वाले एरिया में क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम। जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है एक्रोसोम, ये एक्रोसोम कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, ओवम को फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करता है। मतलब ओवा अगर होगा तो उस ओवा को जो पेनिट्रेशन करेगा इस पंप में जो स्ट्रक्चर वो कौन सा होता है, एक्रोसोम। ये ओवा को पेनिट्रेट करता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, हेड वाले पार्ट में। उसके नीचे जुड़ा हुआ जस्ट एक पार्ट होता है जिसको कहा जाता है नेक। इस नेक में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रीओल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इसका जो मिडिल पार्ट होता है उसे कहा जाता है बॉडी या फिर मिडिल पीस। और इसी बॉडी या मिडिल पीस में प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पर्म को क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि स्पर्म क्या हो, अपना फंक्शन कर सके। और लास्ट का जो लोअर एरिया होता है, लोअर पार्ट होता है, उसे कहा जाता है टेल। जो टेल होती है वह स्पर्म को क्या करती है, मूवमेंट प्रोवाइड या मोटेलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये होता है स्पर्म का स्ट्रक्चर। और जो बीच में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है एक्जियल फिलामेंट। और जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ओवरऑल टेल से लेके हेड तक प्रेजेंट होती है। वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए देखते हैं कि स्पर्म के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं।
तो हम देखते हैं स्पर्म के जो पार्ट्स होते हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं। हमने पहले ही बताया कि स्पर्म को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। तो हम देखेंगे कि जो हेड के ऊपर जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम बोल सकते हैं हेड में ही जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहा जाता है, एक्रोसोम। ये कैसा होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम, स्पर्मेटोलाइसिन। और यह एंजाइम हेल्प करता है ब्रेकिंग oocyte मेम्ब्रेन एंड फर्टिलाइजेशन। मतलब जो oocyte की मेम्ब्रेन होती है, ओवा की जो मेम्ब्रेन होती है उसको ब्रेक करता है, मतलब तोड़ता है, और उस ओवा को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। तो फर्टिलाइजेशन में कौन हेल्प करता है, एक्रोसोम। नेक्स्ट पार्ट होता है हेड। हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो क्या कंटेन करके रखता है, कंटेन्स क्रोमोसोमल मटेरियल या फिर जेनेटिक मटेरियल जो कंटेन करके रखता है वो कौन करता है, न्यूक्लियस, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, हेड में। नेक्स्ट पार्ट होता है मिडिल पीस। ये कैसा होता है, हैज स्पायरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब मिडिल पीस में क्या होता है, स्पायरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और यह माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो स्पर्म को हेल्प करती है इन मोटेलिटी। मतलब स्पर्म को मोटेलिटी करने में हेल्प करती है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे हेल्प करती है, क्योंकि वह स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर होता है टेल। और टेल क्या करता है, हेल्प्स इन मोटेलिटी। मतलब स्पर्म की जो मोटेलिटी होती है वो किसके थ्रू होती है, टेल के थ्रू। मतलब टेल उसको मोटेलिटी प्रोवाइड करता है। नॉर्मली जो हेल्दी मेल्स होते हैं वो कितना इस सीमेन सिक्रेट करते हैं, तो जो नॉर्मल हेल्दी मेल्स होते हैं वह 2.5 से 5 ml सीमेन क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं पर एजाकुलेशन। मतलब एक बार की एजाकुलेशन में वह कितना स्पर्म सीमेन सिक्रीट करते हैं, 2.5 से 5 ml। इसके बाद हेल्दी मेल्स जो होते हैं वो कितने मिलियंस स्पर्म सिक्रीट करते हैं, तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। और नॉर्मली जो 60% स्पर्म होते हैं शुड बी परफेक्ट इन शेप एंड साइज, अराउंड 40% ऑफ दोज स्पर्म शुड बी वर्जुअसली मोटाइल। मतलब जो नॉर्मल ह्यूमन होगा, फर्टाइल ह्यूमन होगा, तो उसमें जो 60% स्पर्म होते हैं वह कैसे होते हैं, परफेक्ट शेप एंड साइज में होते हैं, और 40% स्पर्म जो होते हैं वह कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। मतलब एक नॉर्मल पर्सन या हेल्दी पर्सन में 60% स्पर्म के नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, और 40% स्पर्म कैसे होने चाहिए, मोटाइल होने चाहिए। मतलब जो मोटेलिटी करते हूँ, और जो शेप और साइज मतलब कि एक स्पर्म में एक हेड होना चाहिए, कंप्लीट बॉडी होनी चाहिए, कंप्लीट टेल होना चाहिए, उसका कंप्लीट साइज होना चाहिए। तो ये सारे फीचर्स एक हेल्दी पर्सन के स्पर्म के होने चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे oogenesis के साथ और देखेंगे कि oogenesis की प्रोसेस कैसी होती है। अगर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी तो हम आशा करते हैं कि इसके बाद का जो हमारी क्लास होगी oogenesis की वह आपको ईजिली समझ में आएगी। तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाएं और आपके लिए जो बहुत ही हेल्पफुल हों सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और BMLT DMLT के सिलेबस के लिए। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ like and subscribe my channel and share my videos. Thank you so much.